नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करेंगे एक ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर जिस मुद्दे पर भारतीय राजनीति टिकी हुई है। दरअसल ये मुद्दा न आर्थिक है, न सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, बल्कि ये मुद्दा सामाजिक है और ये आरक्षण से जुड़ा हुआ है। और आरक्षण का ऐसा मुद्दा जिसको छूते ही राजनीतिक दलों को पसीना लगते हैं। लेकिन इस बार आरक्षण के मुद्दे पर सवाल खड़े किए या छुआ है सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट के भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हम इसलिए इस पर बात कर रहे हैं क्योंकि आरक्षण 1950 में शुरू हुआ था भारत में आज़ादी के बाद, और 10 साल के लिए लागू किया गया था। इसमें सिर्फ एससी और एसटी को आरक्षित किया गया था, और हर 10 साल के बाद ये अगले 10 साल के लिए बढ़ता जा रहा है। अभी आखिरी बार ये 2020 तक था, उसके बाद फिर 10 साल के लिए बढ़ गया। खास बात यह कि 1969 के आसपास आरक्षण की इस व्यवस्था को विस्तारित किया गया। 1990 में जब सरकार थी विश्वनाथ प्रताप सिंह की, मंडल कमीशन आया था, और उससे राजनीतिक मुकाबला करने के लिए वीपी सिंह की सरकार ने पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने का ऐलान कर दिया। पूरे देश में आग जैसी लग गई, और एक तरह से इसके बाद वीपी सिंह को सरकार से जाना पड़ा। चंद्रशेखर सरकार में आए। ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया, इसका बैकग्राउंडर फ्लैशबैक में। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की जो संवैधानिक बेंच है, वो आरक्षण के मसले पर सुनवाई कर रही है। मामला पंजाब से उठा था। पंजाब हरियाणा की हाई कोर्ट बेंच ने आरक्षण की इस मामले को, जो वहाँ की सरकार ने तय किया था, उसको हम चर्चा में विस्तार से लेंगे। और वो मामला था जो मजहबी सिख है और जो दूसरे वर्ग है उसको आरक्षण देने की पंजाब सरकार ने व्यवस्था की थी। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इसको असंवैधानिक करार दिया था। अब मामला ये सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच के सामने है, और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस पर टिप्पणी की है कि जिनको एक बार आरक्षण मिल गया है उनको दोबारा आरक्षण क्यों मिलना चाहिए। बस यही सबसे खतरनाक लाइन है, और खतरनाक भी कह सकते हैं इसको आप। और यही लाइन ऐसी है जो देश की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है, राजनीतिक भी और सामाजिक भी। कि एक दफ़ा जिसको आरक्षण मिल गया है उस परिवार को दोबारा आरक्षण क्यों मिलना चाहिए। उस जाति या समाज से जुड़े उन परिवारों को आरक्षण मिले जो आरक्षित नहीं हो पाए हैं, आरक्षण का लाभ जिन्होंने नहीं लिया है। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना है। इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में हमारे 2 विशेष मेहमान, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री योगीराज योगेश जी, मध्य प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ के महासचिव श्री भूपेश गुप्ता जी, और फोन लाइन पर रहेंगे सामाजिक कार्यकर्ता रमेश सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत भूपेश जी आपके साथ करना चाहते हैं, क्योंकि मामला आरक्षण में नौकरी से जुड़ा हुआ है। राजनीतिक आरक्षण में तो किसी को दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर विधानसभा लोकसभा की सीटें आरक्षित होती है, अनारक्षित होती है, तो इस पर कोई ज़्यादा बवाल खड़ा नहीं होता है। लेकिन सियासी दल आरक्षण के मुद्दे पर ऐसे टूटते जैसे कि वो बर्र के छतरने पर किसी ने पत्थर मार दिया हो। जाहिर है कि इस बार पत्थर मारा है सुप्रीम कोर्ट ने, और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, चंद्रचूड़ साहब ने। आपकी राय, एक परिवार को अगर आईएएस आईपीएस का आरक्षण मिल गया है या राष्ट्रपति अधिकारी वो बन गए हैं आरक्षित वर्ग से, तो फिर बाद में उनके परिवार को आरक्षण क्यों? क्योंकि आरक्षण देने के पीछे ये दलील थी कि जो कमज़ोर हैं उनको आरक्षित देकर देश की मुख्य धारा में लाया जाए। लेकिन जिसको आरक्षण मिल गया है, नौकरी मिल गई है, तो वो कमज़ोर वर्ग से आगे निकल गया है, फिर उसी वर्ग के दूसरे कमज़ोर लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। इस किस्म की राय निकल कर आ रही है। आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, पूरे देश में अगर हम देखते हैं तो अनुसूचित जाति जनजाति 25% से अधिक आबादी है। इसमें मैं पिछड़ा वर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ। हिंदुस्तान में 5000 आईएएस हैं, 5000 आईपीएस हैं। इनमें कितने लोग जो हैं वह आईएएस या आईपीएस हो जाते हैं जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के हैं। बेसिकली हम आज़ादी के अमृत महोत्सव को मना रहे हैं। समाज का एक बहुत बड़ा तबका आज भी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय से वंचित है। और हम जिस मध्य प्रदेश में रहते हैं उस मध्य प्रदेश के आधे से ज़्यादा जिले अनुसूचित जाति जनजाति बाहुल हैं। आज भी उनकी आप दशा देखिए, चाहे विकास का मामला हो, नौकरी का मामला हो, राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मामला हो, सारे मामलों में ये समाज अभी पीछे है और आरक्षण का उनका हक है जो उन्हें मिलना चाहिए।
देखिए, आपने तो राजनीतिक दल जैसी बात कर दी, राजनेताओं जैसी बात कर दी। इस मामले में बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायमूर्ति। वो किसी पॉलिटिकल पार्टीज के नहीं है, वो किसी सामाजिक हित अहित को भी नहीं देख रहे हैं। वो उनका कहना यह है कि अगर किसी एक व्यक्ति को आरक्षण का लाभ मिल गया है तो वो परिवार तो फिर सशक्त हो गया ना। अब उसी जाति के, उसी वर्ग के दूसरे व्यक्ति को आरक्षण मिले जिसको आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। आरक्षण खत्म करने जैसी बात नहीं हो रही है। ये आम आदमी की टिप्पणी हो सकती है जो आपने कहा, लेकिन एक अधिकारी, एक जिसे कहते हैं श्रेष्ठीजन, एक जानकार आदमी, उसकी टिप्पणी की बात कर रहा हूँ जो मैं। अधिसंख्य आबादी है जी, अनुसूचित जाति जनजाति की, जो आज भी बहुत डिप्राइव सेक्शन में है, शोषण का शिकार है। जी, अगर किसी परिवार से एक व्यक्ति कोई क्लास 3, क्लास 4, इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ क्लास 2 में भी अगर उसका इंडेक्शन हो जाता है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि उसका परिवार या उसका खानदान जो है वो अपलिफ्ट कर जाएगा। खानदान की बात नहीं हो रही, उस परिवार की बात हो रही है। उस परिवार की मैं बात करता उसके बच्चे अगर वो नहीं होते हैं तो फिर ये उसकी दिक्कत है। नौकरी से उसके अपलिफ्टमेंट को काउंट मत करिए। बिल्कुल, चलिए, ये मामला तो अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का है, किसी पार्टी का नहीं है, ना कांग्रेस का है, ना कम्युनिस्ट का है, ना बीजेपी का है। हम उम्मीद करते हैं कि जिनके पास लोग न्याय मांगने जाते हैं उन्होंने अगर ये टिप्पणी की है तो बहुत सोच समझ कर की होगी, और उनको ये भी पता होगा कि इस टिप्पणी पर कोई पत्रकार राघवेंद्र सिंह क्या बोलेगा, कोई अधिकारी संघ के महासचिव या अध्यक्ष भूपेश गुप्ता जी क्या बोलेंगे, या कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर क्या बोलेगा। ये जानकारी उनके मन में रही होगी। मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि आज भी मध्य प्रदेश जैसे राज्य में, जहाँ 22% से ज़्यादा अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, 16% से ज़्यादा अनुसूचित जाति के लोग हैं, जी, अभी भी हजारों हजार की तादाद में अनुसूचित जाति जनजाति के पद रिक्त हैं। बिल्कुल, और बरसों से बैकलॉग को भरने की कार्रवाई चल रही है। ठीक, आप समझ सकते हैं कि सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी ये समाज अभी भी मेन स्ट्रीम में नहीं आई है, और इनको आने के लिए सतत प्रयास किए जाने चाहिए। इसके लिए प्रयास अब वो आगे फिर कभी किसी दिन और चर्चा करेंगे। प्रयास करने की ज़रूरत है कि वो काबिल बने, उन पदों की पूर्ति करें। मैंने जैसा कहा कि मेरे तीनों साथी और जो हमारे दर्शक सुन रहे होंगे कि ये टिप्पणी किसी राजनीतिक दल की तरफ से नहीं आई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर कुछ कह रहे हैं तो हम उस पर लोकतंत्र सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन उनकी टिप्पणी इन तमाम बातों से ऊपर उठकर है। मैं एक बात इसमें जोड़ूंगा, बात है महाभारत काल की। दरअसल एक धनुर्धर की प्रतियोगिता हो रही थी, कौरव पांडव मौजूद थे, और उसमें जब कर्ण खड़े होते हैं और कहते हैं कि मैं इस धनुर्धर की प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूं, तो सबको पता था, खासतौर से गुरु द्रोण को, कि कर्ण धनुर्विद्या में अर्जुन से बहुत आगे हैं और वो अर्जुन को हरा देंगे। तब उन्होंने कहा था कि ये राजपुत्रों की प्रतियोगिता हो रही है, इसमें कोई राजपुत्र ही या राज परिवार का व्यक्ति ही भाग ले सकता है। उस समय दुर्योधन ने कहा था कि कर्ण को हम अंग देश का राजा बनाते हैं और राजा की कोई जाति नहीं होती है। तो हमारा मानना ये है कि जो अधिकारी हो जाता है लोकतंत्र में वो भी राजा होता है। अगर एक बार अधिकारी कोई बन गया तो फिर वो जातियों से परे है। ये मैंने पौराणिक कथा का उल्लेख किया है, इसका संबंध आरक्षण से नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक बार आरक्षित होने का लाभ ले लेता है तो उस परिवार को तो आरक्षण से अलग कर देना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं। मैं इस चर्चा में हमारे साथ रमेश सिंह जी जुड़े हुए हैं। रमेश सिंह जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल सुन रहा हूँ। इस पूरे मामले में आपकी टिप्पणी, क्योंकि आरक्षण पर यह सुप्रीम सवाल है कि जो एक एक परिवार अगर आरक्षण का लाभ लेता है तो उसी वर्ग के दूसरे व्यक्ति को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, ना कि उसको जो आरक्षण का लाभ ले चुका है वो लाभ ले लेगा, फिर उसके पुत्र लाभ लेंगे, फिर उसके पुत्र लाभ लेंगे। कई पीढ़ियां उसी परिवार का लाभ, आरक्षण का लाभ लेती हैं, और उसी वर्ग से जुड़े कई लोग, जैसा भूपेश जी कह रहे हैं, कि वो उसका लाभ ले ही नहीं पाते और बहुत सारे पद खाली पड़े रह जाते हैं। इस पर आपकी टिप्पणी? राघवेंद्र जी, भूपेश गुप्ता जी ने जो बात कही वो संदर्भ से हट के कही है। मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है ये असल में क्या है, पंजाब सरकार ने अनुसूचित जाति के बीच में जो उपजातियां हैं उनके बीच आरक्षण को विभाजित करने का फैसला किया है। मैं आपको बताऊं, जो एससी वर्ग की जातियां हैं, इनमें कुछ जातियां ऐसी है जिनने, जैसे 40% जातियां ऐसी है
जिनमें 85% आरक्षण का लाभ ले चुकी और सामाजिक स्तर पर वो बहुत ऊपर जा चुकी। जैसे मैं आपको बताऊं, जाटव समाज है, ये अंबेडकर जी के समय से काफी जागरूक रहा है, तो इसने आरक्षण का सबसे ज्यादा लाभ लिया, उत्तर प्रदेश में भी लिया है। कुछ जातियां अनुसूचित जाति की ऐसी है, जैसे वाल्मीकि है या पंजाब में जो मजहबी सिख है, ये इतने निचले स्तर पे है समाज के कि इनने आरक्षण का पर्याप्त लाभ नहीं ले पाए। तो सुप्रीम कोर्ट में जो पंजाब सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल जो दलील दे रहे हैं वो ये है कि एससी वर्ग की जो उपजातियां हैं उनको उनके मतलब जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण बांटा जाए ताकि पूरे आरक्षण का लाभ किसी एक जाति को ना जाए। दूसरी बात यह है कि जैसे आईएएस या आईपीएस होता, तो अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। टीना डावी जो थी है, इसके माता और पिता बहुत उच्च वर्ग के अफसर थे, ना वो देखने से दलित लगते, ना उनका व्यवहार दलितों जैसा है और ना उनकी परफॉर्मेंस दलितों जैसी है। वो कई पीढ़ियों से उच्च वर्गीय प्रशासनिक संस्कृति में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी टीना डावी को आरक्षण का लाभ मिल गया। जबकि मेरे गांव में एक बहुत योग्य लड़का है, आज तक वो मास्टर नहीं बन पाया, क्योंकि आरक्षण जो है उन लोगों को जल्दी मिल जाता है दलित वर्ग में, एसटी में, जो शिक्षा की संस्कृति से पहले से जुड़े हैं, तो वो थोड़े से प्रयास में उस आरक्षण से ऊपर चले जाते हैं। जबकि निचले तबके के जो लोग हैं, खासतौर से गांवों में है, जिनमें शिक्षा का प्रसार इसी पीढ़ी में हुआ है, वो इस चीज से बिल्कुल वंचित रह जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही, सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना है कि जो आरक्षण है वो एससी वर्ग की कुछ जातियों ने, एक उदाहरण देता हूं, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षण है उसका 80 से 90% बीना समाज ले रहा है। जबकि वहां पे जो भील समाज है, एक बहुत बड़ा वर्ग है, क्षेत्र है जो भील प्रदेश कहलाता है, जिसकी भील प्रदेश की मांग भी उनकी चल रही है, लेकिन वो शिक्षा की दृष्टि से बहुत पिछड़े हैं और उनको आरक्षण नहीं मिलता। एसटी का राजस्थान में लगभग 70 से 80 बल्कि ज्यादा % मीनाओं को चला जाता। तो वहां भी इस तरह की मांग मैं अक्सर देखता रहता हूँ, सोशल मीडिया पर कमेंट में लोग कहते हैं, उन पे ताने मारते हैं मीनाओं पे कि तुम भीलों का पूरा आरक्षण खा रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट में मैं आपको एक बात बताऊं, 2004 में भी पंजाब सरकार ने एक कोशिश की थी, लेकिन उस समय इसे रद्द कर दिया था। 2004 की सामाजिक परिस्थितियां, आर्थिक परिस्थितियां, लोकतंत्र की राजनीतिक परिस्थितियां अलग थी। आज 2024 में 20 साल के बाद एक पूरी की पूरी पीढ़ी सवर्णों के स्तर पर चली गई। मैं ये नहीं कहता कि पूरे दलित ही उच्च वर्ग में आ गए हैं, लेकिन दलितों का एक वर्ग क्रीमी लेयर में इस स्तर पर चला गया। मैं सोशल मीडिया पर उनकी बहस देखता हूँ तो वो ताने मारते हैं कि तुम तो सवर्ण हो गए, और वो सवर्ण जो दलित सवर्ण बने हैं, वो जो निचले दलित है उनसे बिल्कुल खुद भेदभाव, उनके अंदर बहुत भेदभाव। मैं लौटता हूँ रमेश जी, दूसरे दौर की बातचीत में आपसे और बात करेंगे। अभी हमारे साथ स्टूडियो में योगीराज योगेश जी भी हैं, भूपेश जी को भी इस मुद्दे पर और बोलना है। योगीराज जी, जो मामला है वो ये कि अगर कोई अधिकारी बन जाता है, आईएएस आईपीएस हो जाता है, तो वो फिर उसी जाति के लोगों को आरक्षण के लिए उनका आरक्षण का जो मसला है वो रोक देना चाहिए, ये कहना है। आरक्षण खत्म होने की बात ना तो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, ना हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं। हम इस पर आ रहे हैं कि अगर आरक्षण की व्यवस्था की गई थी तो इसलिए की गई थी कि वो वर्ग और जाति मजबूत हो जाए, लेकिन हो ये रहा है कि एक वर्ग में कुछ ही लोग आरक्षण ले रहे हैं और उसी वर्ग के बाकी लोग आरक्षण से वंचित हो रहे हैं। सवाल इस बात का है कि अगर आपने आरक्षण का लाभ ले लिया, आपकी एक पीढ़ी ने, दो पीढ़ी ने, तो फिर तो आप मजबूत हो गए ना। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि अगर अंग देश का राजा कर्ण हो गया है तो फिर उसकी जाति का सवाल नहीं है। अगर कोई नीची जाति का आदमी, कमजोर दलित जाति का आदमी अगर आईएएस अफसर हो गया है, आईपीएस हो गया है, वो राष्ट्रपति अधिकारी हो गया, तो फिर वो जाति से ऊपर उठ गया है और फिर उसी जाति के बाकी लोगों को आरक्षण की दरकार है ताकि जो आरक्षण का मकसद है वो पूरा हो पाए। आपकी राय, आप क्या सोचते हैं? ये बिल्कुल सही बात है। जो उसका जो मूल उद्देश्य था, समाज के अंतिम तबके की तरक्की का जो एक भाव था, सुप्रीम कोर्ट का भाव बिल्कुल ठीक था और व्यवस्थाएं भी इस हिसाब से संचालित की जा रही थी। लेकिन इस लोकतंत्र में राजनीति इतनी हावी है
कि आरक्षण के नाम पर बात करना भी बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि ततैये के छतन्ने में हाथ डाल दिया। और अक्सर यही होता है। पिछली एक बार हमने देखा था जब संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले एक स्टेटमेंट दे दिया था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। इतने में भाजपा की समीक्षा कर दी वहाँ के लोगों ने। कहने का अर्थ ये है कि इसको इतना ज़्यादा आपने राजनीतिक रंग दे दिया कि सही बात करना भी गुनाह हो गया। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यदि कह रहे हैं कि यदि एक परिवार का एक व्यक्ति कोई कलेक्टर बन गया तो क्यों मिलना चाहिए उसके लड़के को लाभ। मध्य प्रदेश में दाइमा फैमिली है कि 3 पीढ़ी को लाभ मिला उनके यहाँ। पिताजी कलेक्टर साहब, बेटे कलेक्टर साहब, उनके फिर सिस्टर कलेक्टर, सब कलेक्टर साहब है। इकबाल सिंह बेस चीफ सेक्रेटरी, उनके बेटे कलेक्टर साहब, लेकिन फिर भी कमज़ोर है। तो आखिर ये सिलसिला कहीं जाके तो रुकना चाहिए ना। और ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप एक तरफ तो आप सक्षम हो जा रहा है, ऐसे में जो कई सामान्य वर्ग के ऐसे लोग हैं जो दलितों से भी नीचे चले गए। आप सिर्फ उनकी इसलिए नहीं सोच रहे। हम सामान्य वर्ग की बात तो इसलिए नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ इस पर योगराज जी फोकस कर रहे हैं कि दलित वर्ग का एक व्यक्ति लगातार आरक्षण का लाभ ले रहा है और उसी दलित वर्ग के दूसरे लोग आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो आरक्षण का लाभ उसको लेना चाहिए। जैसा भूपेश जी ने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि बहुत सारे पद खाली पड़े हुए हैं क्योंकि लोग नहीं मिल पा रहे हैं। तो जब लोग नहीं मिल रहे हैं तो फिर तलाश करके उन लोगों को, ताकि जो आपने कहा कि एक परिवार की 3 पीढ़ियाँ आरक्षित का लाभ ले रही हैं, वो डिप्टी कलेक्टर भी, वो IAS भी हैं, वो IPS भी हैं। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, दुनिया में, भारत में सब लोग जानते हैं जगजीवन राम जी भी कमज़ोर वर्ग से आते थे, दलित वर्ग से। अब उनकी बिटिया जो है वो IFS थी, फिर उसके बाद वो लोकसभा की अध्यक्ष भी हो गई हैं और रही हैं। तो क्या ऐसे परिवारों को आरक्षण की ज़रूरत है? ये तो खुद ही क्रीमी लेयर से ऊपर निकल गए हैं। तो हमारी जो बातचीत का मुद्दा है वो ये है कि आरक्षण रहे ज़रूर, लेकिन जिस उद्देश्य से वो बनाया गया था उसकी पूर्ति हो, ना कि एक ही तरह के लोग उसको लाभ लेते जाएं और उसी वर्ग के दूसरे लोग सड़क पर हैं। आप बात पूरी करें। नहीं, इसमें इनको खुद को भी ये चाहिए। मान लो इनके परिवार का एक सदस्य कोई एक संपन्न कैटेगरी में आ गया है तो ये स्वतः त्याग है ना उस चीज को। ये किस चीज का इंतजार करें? क्या सुप्रीम कोर्ट इंडिविजुअल थोड़ी ऑर्डर किसी को? इतनी परीक्षा मत लीजिए आपकी स्वतः त्याग दें। हाँ, इतना बड़ा अगर कलेजा होगा तो फिर तो राम राज्य, अभी तो रामलला 5 वर्ष की है, फिर राम राज्य आने में तो टाइम लग जाएगा। आप पहले राम राज्य की बात कर रहे हैं कि वो खुद ही त्याग दें। इतना बड़ा दिल हो गया तो फिर तो आरक्षण की जरूरत ही नहीं रहेगी। हाँ, जी नहीं, लेकिन हर चीज सुप्रीम कोर्ट तय क्यों करे? हर चीज सरकार तय क्यों करे? आप पैदा हो गए तो सरकार पे आप ऑर्डर चलाएंगे साहब, लेकिन हमारी 25% आबादी तो हमें आरक्षण दो। आरक्षण के मुद्दे पर तो अगर सुप्रीम कोर्ट भी कुछ कहेगा तो भारत में सुप्रीम कोर्ट को भी लोग कपड़े उतार लेंगे, क्योंकि आरक्षण का मामला, जैसा आपने कहा कि ततैया के छत्ते पे, मैंने कहा मधुमक्खी के छत्ते पर हाथ लगाना, और फिर अभी जरूर कोई चीज़ ऐसी निकल कर आएगी जिसका हम उदाहरण दे देंगे। भूपेश जी, आपकी राय? सवाल है कि 1950 में आज़ादी के साथ जब आरक्षण तय हुआ तो उसमें तो ये तय था कि अनुसूचित जाति को 15%, अनुसूचित जनजाति को 7.5% और पिछड़ा वर्ग को 27%। और ये 27% तो 1990 में तय हुआ था। पिछड़ा वर्ग जैसी कोई वर्ग था ही नहीं भारत में, क्योंकि पिछड़े वर्ग में बहुत सी जातियाँ ऐसी हैं जो बड़ी मजबूत रही हैं। अगर हम मीणा जाति की बात करें, गुर्जर जाति की बात करें, ऐसे पिछड़े वर्ग के बहुत सारे लोग हैं जो क्रीमी लेयर में हैं, जिन्हें ज़रूरत नहीं। लेकिन इस राजनीति ने जो जितना खराब वो कर सकती थी कर दिया। अब पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आप बोलोगे तो सारा पिछड़ा वर्ग आपसे नाराज हो जाएगा, क्योंकि वोटों की राजनीति है। अगर ये 27% आरक्षण ST को मिल जाता, SC को मिल जाता, तो जो खाली पद पड़े हुए हैं शायद वो भर जाते। लेकिन हमें तो वोट चाहिए। मंडल कमीशन था तो VP सिंह जी ने ये दाव खेल दिया। अब वो दाव ऐसा खेला गया कि उस पर कोई छूने को तैयार नहीं है। आरक्षण का मतलब है लाल कपड़ा। आपने आरक्षण की बात की और पूरे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग ऐसे माने जिसे कहते हैं सांड की तरह झपट जाते हैं। भगवान भला करे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का, वो इन आलोचनाओं से बचें जो उन्होंने टिप्पणी की है। आपकी राय? राघवेंद्र जी, इसमें लाल कपड़े या नीले कपड़े की बात नहीं है। बात यह है कि एक बहुत सफ़ेद कपड़े की बात होगी, कोई तो बात है। एक बहुत सामान्य स्लोगन है जिसको मैं यहाँ कहना चाहूँगा जी। इसमें कहा गया कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। मैं पिछड़ा वर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, राहुल गांधी की बात कर रहे हैं आप। 50% है, नहीं, बात राहुल जी की भी नहीं है, ना यहाँ पे कोई पॉलिटिकल बात है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज मध्य प्रदेश हो या बाकी देश के राज्यों, जहाँ जिन समाजों की या जिन जातियों की बहुतायत है उसी प्रोपोर्शनेट में उनको रिजर्वेशन दिया गया है। मध्य प्रदेश में अगर आप मंडला, डिंडौरी, शहडोल या अलीराजपुर झाबुआ की बात करेंगे तो वहाँ का जो 100 पॉइंट का जो रोस्टर है, जो बैकलॉग है, रिजर्वेशन का जो चार्ट है, उसमें उनकी आबादी के हिसाब से उनको रिजर्वेशन मिला है।
तो आप अगर जाके देखेंगे तो वो उनका हक है। उसको कोई रोक नहीं रहा है। दूसरा ये कहना चाहूंगा, हमारी बातचीत यही है, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में प्रिमिटिव ट्राइब है। मैं समझा नहीं पाया बात को, या तो सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश में शहरिया हो चाहे बैगा हो, इस तरह की जातियों के लिए रिजर्वेशन के अलावा भी बिना किसी कंपटीशन के सरकार उनको क्लास 3 क्लास 4 के पदों पर सीधी नियुक्ति देती है। भूपेश जी, तो और दूसरा कहना चाहूंगा, हमारा विषय ये है, किसी को आरक्षण खत्म करने की बात थोड़ी हम कर रहे हैं। नहीं, मेरा ये अपन ये कहना चाह रहे हैं कि एक वर्ग के व्यक्ति को अगर वो IAS हो गया है, राजा अंग देश का वो राजा बन गया है, तो जाति से ऊपर उठ गया है वो। अंग देश का राजा बनने के बाद भी अंग के साथ, मतलब कर्ण के साथ किस तरह का भेदभाव किया गया था, मैंने क्या कहा आपसे, जातिगत आधार पे। हाँ। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि सामाजिक विषमता या अनटचेबिलिटी, छुआछूत की जो भावना है, पद पे बैठने के बाद भी हम अक्सर देखते हैं ना कि ये विद्यमान है जगह जगह। विषय हम सीधा समय की कमी सीधा और एक फोकस चीज और कहना चाहूंगा, मैं बिहार की बात करना चाहूंगा। जैसे बिहार में महादलितों को आरक्षण दिया गया। बिहार में एक जाति है मुसहर जाति। आप समझेंगे कि इस दौर में भी मुसहर समाज के लोग जो हैं, जब फसलें कट जाती हैं बड़े बड़े लोगों की, भूमिहारों की या बाकी समाज के लोगों की, तो उन फसल में जो चूहा जो फसल खा के जमीन के भीतर चला जाता है, उन चूहों को पकड़ के उन चूहों से वो समाज जीवित रहती है। देखिए, तो ये सामाजिक विषमता में फिर चर्चा का अगर कुछ परिवार के लोग अगर रिजर्वेशन 2 बार 3 बार अगर फायदा ले लिया है, तो चंद उदाहरणों को लेके एक बहुत अच्छे सामाजिक परिवर्तन के मुद्दे को छेड़ना ठीक नहीं। ये तो व्यवस्था की बात हो रही है, इसको छेड़ने की बात नहीं है। कहीं तो आपको साहस को जोखिम लेना पड़ेगा। दुष्यंत ने लिखा है एक जगह, कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मैसर नहीं शहर के लिए। आप देखिए मंडला डिंडोरी में जाके देखिए, बालाघाट में देखिए, छिंदवाड़ा में देखिए, अभी भी बहुत बड़ी तादाद ऐसी है अनुसूचित जाति जनजाति की जो समाज की मेन स्ट्रीम से बाहर है, अनटचेबिलिटी का शिकार है, एट्रोसिटी का शिकार है। भूपेश जी, फिर हम, मुझे लगता है कि हम भटक रहे हैं। हमारा कहना है कि चरागा रिजर्वेशन उनका राइट है, मिलना चाहिए। फिर वही बात है, रिजर्वेशन की तो कोई बात ही नहीं हो रही है कि वो हटाया जाए, कम किया जाए। लोगों को अगर 2-3 फैमिली में मिल गया है तो कोई बड़े बात नहीं हुई है वो। इसलिए मैं लाल कपड़े की बात कर रहा हूँ। रिजर्वेशन की बात तो माननीय मुख्य न्यायाधीश कहाँ कर रहे हैं, न्यायमूर्ति। ये तो सदियों की सोती हुई कौन है जो आज जाग रही है अपने हक अधिकार के लिए। मैं वही कह रहा हूँ कि लाल कपड़ा इसी को कहते हैं कि हम इतने ज्यादा उस पर फोकस वो भटक जाते हैं। हमारा कहना है कि किसी ने बात की 4 लोगों में से कि आरक्षण हटाया जाए, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि आरक्षण को खत्म किया जाए। वो ये कह रहे हैं कि उसी वर्ग के लोगों को दूसरों को आरक्षण मिलना चाहिए, इसमें क्या ऐतराज है? नहीं, ये इसमें लेकिन हम हमारे आप सिलेक्शन के लोगों की इस पर बात होनी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए कि आप के लोग आ रहे हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के गांव के लोग आ रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि जो बिल्कुल गांव से आते हैं, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ के आते हैं, उनके लिए अलग से श्रेणियां बनाइए आप, कोई दिक्कत नहीं। जो पब्लिक स्कूल से आ रहे हैं उनको भले आप। सिंगल लाइन ये है कि अगर IAS IPS हो गए हैं तो वो उसी वर्ग के दूसरे लोगों के लिए आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। इसमें आरक्षण खत्म होने जैसी कोई बात नहीं है, और इसमें हमको इतना चिंतित और घबराने की भी जरूरत नहीं है कि कमजोर वर्ग के आरक्षण को खत्म करने की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश बोल रहे हैं, तो इस पर जी सामाजिक विषमता जैसे जैसे खत्म होती जाएगी, लोग कभी नहीं, खुद स्टैंड करेंगे। 75 साल हो गए हैं, ये तो हमारा मन है ना, कि जैसे योगीराज जी ने कहा कि लोग खुद ब खुद छोड़ दें, ये दिल है कि मानता नहीं है। खुद ब खुद छोड़ने के लिए 750 साल और हो जाएंगे ना, तब भी हम यही बात कर रहे होंगे 750 साल बाद भी, क्योंकि 75 वर्षों के बाद भी यही बात हो रही है। योगी रमेश जी, बहुत संक्षेप में आपकी राय। जी मैं बताऊं, भूपेश गुप्ता जी जो कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की यही मंशा है। मूल याचिका पंजाब सरकार की है, और वो SC वर्ग के अंदर उन जातियों की, जैसे इनने कहा मंडला की तरफ, तो वास्तव में सही है। सुप्रीम कोर्ट की भी यही मंशा है कि जातियों SC या ST के वे वर्ग जो इस आरक्षण के लाभ से बहुत ज्यादा वंचित या पीछे रह गए, उनको आगे बढ़ा के आरक्षण दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल रमेश जी, वही बात, हम चूंकि समय कम है, हम चीजों को दोहराना नहीं चाहते। जो बात आपने पिछले बार की थी, हमने भी उसको बार बार दोहराया, यही तो बात कर रहे हैं, लेकिन लोग भड़क जाते हैं। आरक्षण का नाम आया, फिर तो समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। योगीराज जी, आपकी टिप्पणी, क्योंकि 70% आरक्षण तक की व्यवस्था कर दी है इस देश के राज्यों ने। तमिलनाडु में 68% है, महाराष्ट्र में 68% है, झारखंड में 60% आरक्षण है, राजस्थान में 54% है, उत्तर प्रदेश में 50%, बिहार में 50% और मध्य प्रदेश में 50%, पश्चिम बंगाल में सबसे कम है 35%। इसके अलावा एक राज्य है जिसने, तमिलनाडु की हम बात करें तो उसने हाल ही में
69%, 70 से 1% कम वो व्यवस्था की आरक्षण की। ये सारा मामला है। आपकी बहुत छोटी सी अंतिम टिप्पणी, समय खत्म हो चुका है। देखिए, एक तो पहले अब ये समय सीमा तय हो जाए कि इनका उत्थान कितने सालों में होगा। 750 साल भी कम पड़ेंगे। हाँ, तो ये तो चलता रहेगा ये जी। और राजनीति अपने यहाँ इतनी हावी है कि अब तो एक समय यह था कि कम अल्पसंख्यकों को या जिसकी हिस्सेदारी कम है उनको उठाने की बात थी। अब उल्टा हो गया कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मतलब यदि कोई इत्तेफाक से 50% इस देश में नागरिक हैं तो उनको 50% आरक्षण चाहिए, भले ही उसमें 40% लोग संपन्न हो गए हों। अब आपको सबका करना ही पड़ा, आपको समीक्षा करनी ही पड़ेगी आपको। तो चलिए, क्रीमी लेयर में आ गया तो आप उसको बाहर करिए। बिल्कुल समय की कमी है, लेकिन मैं तो अंतिम टिप्पणी ये करूंगा कि दिल है कि मानता नहीं। पहले हमारी जेब में, पर्स में पैसे होते थे, फिर सूटकेस में पैसे आना शुरू हो गए। अब लोगों के घरों में कमरे भर के नोट हैं, लेकिन फिर भी नोट कमाने की इच्छा कम नहीं होती, क्योंकि दिल है कि मानता नहीं। IPS हो जाए, IAS हो जाए, लेकिन आरक्षण लेने का मन जो है वो मानता नहीं है। आरक्षण हमको चाहिए, समय की कमी है। नहीं तो मैं आपको जरूर मौका देता, अगर आप एक वाक्य में कह पाए तो जरूर कहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के कितने मल्टी मिलियनर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के हैं, इस पर भी चर्चा होना चाहिए। ये वो ठीक है, चर्चाएं सब पर हो, लेकिन हम तो न्यायमूर्ति CJI की बात कर रहे हैं, उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि वो किसी पार्टी के नहीं है। मकसद साफ है कि लोगों को लाभ मिले, ये उनका कहना, और चर्चा का मकसद भी यही है। तो बखबर में सिर्फ इतना ही। रमेश जी आपका साधुवाद, योगी राज जी आपका, भूपेश गुप्ता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।